लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था उसी से ठंडा उसी से गरम। एक बहुत अच्छी छोटी सी प्यारी सी कहानी है जिसके लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन, और एक अच्छी सीख दी है हम लोगों के लिए। बताते हैं, एक बौने की एक बालिस्तिया मतलब बौने की कहानी है। लकड़हारे के द्वारा ठंडी के महीने में जब वह जंगल के बीच में चला जाता है लकड़ी काटने के लिए, तो उससे मुलाकात एक बालिस्तिये से होती है। ठंड के कारण, तेज हवा चलने के कारण बार बार लकड़हारा लकड़ी काटते हुए रुक कर अपने हाथों में फूंक मारकर अपने हाथों को गर्म करता है। ये सब क्रियाएं वह बालिस्ती देखता रहता है और बड़ी हिम्मत करके उसके पास जाता है, पूछता है कि भाई ये बार बार तुम हाथ में फूंक क्यों मार रहे हो? तो उसने कहा हाथ को गर्म करने के लिए, तो क्योंकि ठंड से बचने के लिए। अब वह बालिस्तिया उसके पास से चले जाता है, लेकिन आस पास ही छिप कर बैठा रहता है, देखते रहता है कि ये और क्या क्या करता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आदमी है और काम भी थोड़ा अलग कर रहा है। तो यहाँ से मैं ये यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। नहीं नहीं, ये हो गया था। हाँ, दोपहर का वक्त था। दोपहर का वक्त आया, मतलब आफ्टरनून का समय हो गया। लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई, क्योंकि पहले लोग घर से खाना लेके जाते थे और जहाँ मौका मिलता था पका के खा लेते थे। उसके पास छोटी सी हांडी थी, हांडी मतलब मटकी, छोटा सा छोटी सी मटकी थी। आग सुलगाकर मतलब आग को जलाकर उसे चूल्हे पर रखा और उसमें आलू उबालने के लिए रख दिए। गीली लकड़ी थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती थी, और आग जब बार बार ठंडी हो जाती तो लकड़हारा फूंक मुंह से फूंक कर तेज कर देता। आग कम जलने लगती हवा के कारण। तो आग को फूंकता था, फूंक देने से आग और सुलगती और भड़कती थी। बालिस्तीन ने दूर से देखकर, वो दूर से देख रहा था, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि वो दूर से देख रहा था। अब क्या देखा? ये देखा कि अपने जी में कहा, अपने जी में मतलब अपने मन में कहा, जी मतलब मन, मीनिंग तो थोड़ा लिखते चलो हाँ प्लीज। अपने मन में उसने कहा अब यह फिर फूंक मारता है, पहले हाथ पे फूंक मार रहा था, अभी आग में फूंक मार रहा है। क्या इसके इसके मुंह में से आग निकलती है? क्या कोई ड्रैगन है इसके मुंह से आग निकलती है? मगर चुपचाप बैठा देखता गया कि चलो देखो और क्या क्या करता है। लकड़हारे को भूख ज्यादा लगी थी, इसलिए चढ़ी हुई हांडी में से एक आलू, जो अभी पूरे तौर पर पका भी न था, निकाल लिया। उसे खाना चाहा तो वह ऐसा गर्म था जैसे आग। उसने मुश्किल से उसे अपने एक उंगली और अंगूठे से दबाकर चेक करना चाहा कि ये पक गया है कि नहीं। तोड़ा और मुंह से फूं फूं करके फूंक मारने लगा। इसलिए ठंडा करने के लिए, पहले आग को भड़काने के लिए, फिर अभी जो है आलू को ठंडा करने के लिए। हांडी मतलब मिट्टी की मटकी। बालिस्तीये ने फिर मन में कहा, या फिर फूंक मारता है, अब क्या इस आलू को फूंक कर जलाएगा? लेकिन आलू जला वाला कुछ नहीं। थोड़ी देर फूंक फूंक करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गप गप खाने लगा। अब तो इस बालिस्तीये की हैरानी का हाल न पूछो कि ये क्या हो रहा है, तो कुछ अलग ही जादू चल रहा है। आग जलाना है तो भी फूंक मार रहा है, हाथ को गर्म करना है तो भी फूंक मार रहा है, आलू को ठंडा करना है तो भी फूंक मार रहा है। अब उससे नहीं रहा गया। वह ठुमक ठुमक कर फिर लकड़हारे के पास आया और बोला, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बालिस्तीन ने कहा, अब इस आलू को क्यों फूकते थे? यह तो खुद बहुत गर्म था, इसे और गरमाने से क्या फायदा?
तो वो लकड़हार ने कहा, नहीं मियाँ, यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। गप गप मतलब किसी चीज को जल्दी जल्दी खाना। यह सुनकर मियाँ बालिस्तीये का मुंह पीला पड़ गया। पीला मुंह पीला पड़ जाना मुहावरा है, नोट कर लो। मुंह पीला पड़ना मतलब डर जाना या घबरा जाना। वे डर के मारे थर थर कांपने लगे। कौन? बालिस्तीये डर के मारे कांपने लगे। बराबर पीछे हटते जाते थे कि ये इसके पास तो लगता है कोई ताकत है, जादू है, ये मार देगा मुझे। जरा सा आदमी यूं ही देखकर हंसी आए। एक तो जरा सा मतलब छोटा, छोटे कद का आदमी, वैसे ही देखकर हंसी आ जाए, लेकिन इस थर थर कप कप की हालत में देखकर तो हर किसी को हंसी भी आए और रंज भी आए। रंज मतलब गुस्सा, क्रोध, दुख नहीं है, रंज मतलब गुस्सा। उसने आखिर पूछा, उसने मतलब लकड़हार ने पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ? क्या जाड़ा बहुत लग रही है? जाड़ा मतलब ठंडी बहुत लग रही है जो कांप रहे हो? मगर मियाँ बालिस्तीये जब काफी दूर हो गए तो बोले, अब समझ गए कि दौड़ के पकड़ नहीं सकता, तब काफी दूर जाकर बोले, यह ना जाने क्या बला है। बला मतलब मुसीबत। बालिस्तीन ने कहा, ये लकड़हारा पता नहीं क्या मुसीबत है, शायद कोई जादूगर है, उसी से ठंडा, उसी से गर्म। हमारी समझ में यह बात नहीं आती कि कैसे एक ही चीज से आदमी ठंडा भी कर सकता है और गर्म भी कर सकता है। सच तो ये है, बात उन मियाँ बालिस्तीये की नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। हकीकत यही है कि वो बेचारा छोटी सी जान वो बात को समझ भी नहीं पाता और समझ भी नहीं पाया। बला मतलब आफत या मुसीबत। अच्छा, इसे समझा क्या हमको पता है? उसी से ठंडा, उसी से गर्म। देखो, एक तो सीख दिया लेखक ने कि देखो, हम जो सांस लेते हैं, जो फूंक छोड़ते हैं, ये दोनों काम करता है। सिर्फ हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हमें किस गुण का, किस अच्छाई का कब प्रयोग करना है। लेकिन इसी बात को लेखक ने उस बालिस्तीय के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया कि देखो, फूंक आग जलाने के भी काम आता है, फूंक गर्म करने के भी काम आता है, और फूंक गर्म चीज को ठंडा करने के भी काम आ सकता है, अगर हम उसका सही जगह पर उपयोग करें तो। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ पूछना है तो फटाफट मैसेज करो, और नहीं तो फिर मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। कुछ पूछना है किसी को? नहीं? अच्छा, नो डाउट, क्या बात है, रमनदीप। चलो फिर एक नया पाठ है और बड़ा ही सुंदर पाठ है। कौन सा है? गाना बजाना। शुरू करते हैं। आप सीन भी देख रहे होंगे, गाना बजाना। यहाँ पर गाने बजाने के बारे में, वाद्य यंत्रों के बारे में, वाद्य यंत्र मतलब इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज किए जाते हैं आप देख रहे होंगे। जैसे सीन में आपको दिख रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई गिटार गिटार बजा रहा है, तो कोई हारमोनियम बजा रहा है। अब इनके अलग अलग प्रयोग क्या क्या हैं, इनके बारे में जानकारी इस पाठ में दी है राम वृक्ष बेनीपुरी ने। तो आइए शुरुआत करते हैं। पीपी पूपू। पीपी पूपू। कोई बच्चा बेतहाशा रो रहा है। चुप कराने की कितनी भी कोशिश आप कर रहे हैं, वह चुप नहीं होता। बस आप एक पीपू ही लेकर उसके नजदीक बजा दीजिए, वह चुप
एक पिपही का मतलब होता है ना, एक छोटा सा वाद्य यंत्र, खिलौना, जो बाजारों में मिल जाता है, हम लेके पे पे बजाते हैं। अब उससे ही बच्चा रोता हुआ चुप हो जाता है, शायद मुस्कुरा भी पड़े, और उसे लेने के लिए जिद भी करेगा कि ये बज कैसे रहा है, मैं भी बजा के देखता हूँ। ये एक रुचि लाने के लिए, एक इंटरेस्ट जगाने की बात है यहाँ पे। बाजे में यह करामात ही है। करामात मतलब एक चमत्कार है। इसके अंदर, बाजे के अंदर, बाजा मतलब वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये एक चमत्कार है। और लोगों का तो कहना है कि जिस समय मनुष्य जाति, इंसान की जाति अपने बचपन में रही होगी, विद्या, बुद्धि मतलब ज्ञान का आज जैसा विकास नहीं हुआ होगा। आज जितना विज्ञान का विकास हुआ, ज्ञान का विकास हुआ, उस समय भी उसमें गाने बजाने का शौक जरूर हुआ होगा। फायदा क्या है गाने बजाने का? फायदा क्या है? जरा फटाफट मैसेज करके बताओ सब लोग, गाने बजाने का क्या फायदा है? क्यों गाते बजाते हैं? इसके फायदे क्या हैं? फटाफट बताओ मैसेज करके, देखते हैं आप लोगों को कितना पता है। कम ऑन, फास्ट। ओके, ईशान ने कहा कि दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है, टू एंजॉय ट्री। ओके, मतलब हम एंजॉयमेंट के लिए भी करते हैं, टेम्बरलन ने बताया ये बात। और उम्मीद कर रहे हैं कि शांति के लिए, मन में शांति मिले। अच्छा, अच्छा, हाँ, शांति है, मुझे लगा शांति लिखा है। स्ट्रेस, हाँ ठीक है, स्ट्रेस भगाने के लिए भाई, टेंशन अगर है तो गाने सुनो, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा, टू मेक द हैप्पी। ओके, दूसरों को मुस्कुराहट देने के लिए, वेरी नाइस। स्नेहा, हाथ क्यों उठा रही हो? रेज हैंड क्यों कर रही हो? बहुत बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें हैं। म्यूजिक कीप माइंड बेटर। ओके, तनिष्का ने कहा कि भाई मन और ज्यादा हल्का हो जाता है, बेहतर हो जाता है, और पॉजिटिव थिंकिंग आती है। हिमानी ने कहा थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया, और बहुत अच्छी जानकारी आप लोग रखते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो बाजू में करामात है ही। लोगों का तो कहना है कि जिस समय मनुष्य की जाति अपने बचपन में रही होगी, मतलब जब हम छोटे रहे होंगे, विद्या बुद्धि का आज जैसा विकास नहीं हुआ होगा, उस समय भी उसमें गाने बजाने का शौक जरूर हुआ होगा। गाने के जरिए हम अपने दिल की उच्छ्वास, उच्छ्वास का अर्थ लिखिए, ऊपर को खींची हुई सांस। मतलब जब आप सांस ऊपर खींच कर जोर से आलाप लेते हो, चिल्लाते हो या गाते हो हाई नोट में, तो उसे उच्छ्वास कहते हैं। उच्छ्वास को प्रकट करते हैं। बाजा उस गाने को भड़कदार, मतलब थोड़ा सा और उसमें चार चांद लगाने का काम करता है, तड़क भड़क, थोड़ा तड़का लगाने का काम करता है, और दिलचस्प बना देता है, और ज्यादा गाने को इंटरेस्टिंग बना देता है। सोचो, जिस व्यक्ति ने इस बात की खोज की होगी कि गाने के साथ अगर कुछ वाद्य यंत्र बजाए जाएं तो उस गाने की जो चमक है, जो रौनक है, वो बढ़ जाएगी। तो सोचो क्या होता। आज संसार के पिछड़े देश में जाइए, जो देश पिछड़े हुए हैं वहां जाइए, आप वहां गाना बजाना जरूर पाएंगे। लोग वहां पर बड़े आनंद के साथ रहते हैं, गरीबी में जिंदगी बिताते हैं लेकिन आनंद में रहते हैं, खुश रहते हैं, कम चीजों में वो खुश रहते हैं, और गाते बजाते हैं, अपने जीवन में एक आनंद लाने का प्रयास जरूर करते हैं। पहले कौन सा बाजा बना होगा? अब ये भी सोचने वाली बात है। बेनीपुरी जी कहते हैं कि ये सोचो कि पहला बाजा, पहला वाद्य यंत्र कौन सा बना होगा? ढोल, तबला, कौन सा बना होगा?
इसका अंदाजा लगाने वाले कहते हैं कि पहले कई चीजों को इकट्ठा कर उन्हें पीट पीट कर, उन्हें बजा बजा कर शब्द निकालने की चेष्टा की गई होगी। मरे हुए पशुओं के चमड़े को पोपले कद्दू पर मढ़कर ढोल और नरकट की गांठों को छेद कर उसमें पिपुही बना ली गई होगी। नरकट एक लकड़ी होती है, वो ऐसा जैसे बैम्बू होता है ना, बैम्बू से बहुत बहुत पतला होता है। हमारी जो लेडी फिंगर है ना उतना पतला होता है, लेकिन उसमें होल रहता है और पॉइंट पॉइंट जो उसके गांठ होती है ना, जॉइंट होती है, वहां पे, वहां से उसको कट कर दिया जाता है और उससे जो है आवाज निकाली जाती है, तो उसको पिपुही बोलते हैं। तो कहते हैं छेद करके उससे पिपुही बना दी गई होगी। किसी पोपली चीज में, पोपली मतलब खाली चीज में छोटे छोटे कंकड़ रखकर उसे हिलाने डुलाने पर एक प्रकार का स्वर निकलते देखकर झुनझुना बनाने की कल्पना की गई होगी। ढोल कैसे बना होगा? कद्दू लेके खाली करके आधा कट करके उसके ऊपर किसी मरे हुए जानवर का चमड़ा लगाकर, है ना, तो उसको बजाया गया होगा, पीट पीट के उससे स्वर निकाला गया होगा। फिर पिपुही कैसे बनाया गया? नरकट की लकड़ी से बनाया गया होगा। शब्दों को ध्यान देना, किस चीज से क्या बनाया गया, क्योंकि इसके ऊपर ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। तो ढोल किससे? कद्दू के ऊपर मरे हुए जानवर के चमड़े को मढ़कर, मढ़कर मतलब लगाकर। और पिपुही किससे? नरकट से। किसी पोपली चीज में छोटे छोटे कंकड़ भरकर झुनझुना बनाया गया होगा, की कल्पना की गई होगी। चलो ठीक है, ऐसे बना के देखते हैं। आज भी बहुत से देशों में तीन बाजे हैं, तीन प्रकार के बाजे हैं, तीन प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। और वो कौन कौन से हैं? ढोल, पिपुही और झुनझुना। चाहे उनका आकार प्रकार अलग हो, अब स्टाइल चेंज हो गई हो, नई नए कॉन्सेप्ट में आ गया हो, थोड़ा और स्टाइलिश हल्का हो गया हो, लेकिन शुरू शुरू में यही तीन थे। इन तीनों के सहारे ही नाना तरह के, मतलब अनेक प्रकार के स्वर निकाले जाते हैं, अनेक प्रकार की आवाज निकाली जाती है और गाने वालों के साथ इसी म्यूजिक को मैच कर दिया जाता है। आगे, यहां तक कोई शब्द जो आपको नहीं समझा है लिख लो मीनिंग्स का। लिखा? खोपले मतलब जो भीतर से खाली हो। अब आगे, वनवासी लोगों के गाने बजाने, वनवासी मतलब जो जंगलों में रहते हैं, जो आदिवासी जिनको कहते हैं, तो आदिवासी लोग क्या करते हैं? गाने बजाने को गौर से सुनने पर, गौर से मतलब ध्यान से अगर आप उनके गाने बजाने को सुनो तो मालूम होता है कि उनमें ताल पर, ताल समझते हैं, सुर और ताल, संगीत में नियमित मात्राओं पर हथेली से स्वर उत्पन्न करना। धा धीन, धा धा तीन, धा तीन, धा धा तीन, ऐसे ताल बनाए जाते हैं। एक ताल, तीन ताल, ठीक है, दादरा ताल, गझम्पा ताल, ऐसे बहुत सारे ताल हैं। तो ताल दिए जाते हैं, पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और सुर पर कम। सुर मतलब अगर आदमी बेसुरा भी गा रहा है तो भी चलेगा, लेकिन ताल एकदम बराबर होना चाहिए। मतलब जो भी वाद्य बजा रहे हो आप, जैसे तबला बजा रहे हो, वो बहुत सिस्टमेटिक बजना चाहिए। अमेरिका के रेड इंडियनों को देखिए, पता है अमेरिकन को रेड इंडियन क्यों कहा गया? क्या कारण था? पता है आपको? किसी को पता है अमेरिकन को रेड इंडियन किसने कहा था? थोड़ा सा और इतिहास पढ़ना पड़ेगा।
आप सर्च करके रखना, नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा, ठीक है। तो अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उनको रेड इंडियन कहा जाता है। हाँ, किसी ने तो बताया, वेट वेट वेट, इंडिया ना। ईशान, इंडिया ने नहीं। कोलंबस का नाम सुना है? क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका के लोगों को रेड इंडियन कहा था, क्योंकि वो गलती से अमेरिका पहुंचा था और उसे लगा कि मैं इंडिया के पास आ गया हूं, इसलिए वहां के लोगों को उसने रेड इंडियन नाम दिया। ठीक है, अब आगे। हाँ, तो कहते हैं कि अमेरिका के रेड इंडियनों को देखिए, या अफ्रीका के हबशी लोगों को, अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उनको हबशी कहा जाता है, तो उनको भी देख लो। गाने बजाने में ताल की ही प्रमुखता उनके यहाँ है, ताल बराबर बजना चाहिए। रेड इंडियनों का टमाटम, टमाटम और हबशी लोगों का ढोल ताल ही देता है। हबशी लोग तो ढोल बजाने में इतने उस्ताद हैं, उस्ताद है मतलब इतने एक्सपर्ट हैं कि उन्होंने ढोल की भाषा का इजाद कर लिया है। इजाद मतलब नई खोज करना, कोई नई चीज बनाना। इजाद मतलब अगर इंग्लिश इंग्लिश में कहेंगे तो इन्वेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो इजाद कर लिया है। एक जगह कोई ढोल बजा रहा है, अगर कोई एक जगह पर ढोल बजा रहा है और दूसरा मीलों की दूरी पर बैठा, कई मील की दूरी पर बैठा, उस ढोल को सुनकर समझ लेता है कि वह क्या कह रहा है। उनके ढोल में भी एक सीक्रेट जो है मैसेज होता है, तो ढोल की आवाज से सामने वाला समझ जाता है, ठीक है ना। इसीलिए हमारे देश के अंदर ढोल, तबला और नगाड़ा, सबका अलग अलग मैसेज होता था। सब अलग अलग समय पर अलग अलग गाने के तरीके या एक मैसेज देने के लिए उनको बजाया जाता था। सोचो, पहले के वाद्य यंत्र कितना काम करते थे। तो दूसरा मीलों की दूरी पर बैठा उस ढोल को सुनकर समझ लेता है कि वह क्या कह रहा है। अब आगे, गाने बजाने का शौक जैसा कि कहा गया है पिछड़े से पिछड़े देश के लोगों में भी है। मध्य अफ्रीका के लोग खूब गाते बजाते हैं। मैंने अभी बताया इसके पहले लेखक ने कि पिछड़े देशों में कुछ ज्यादा ही है गाने बजाने का प्रचलन। तो उन्होंने कहा कि उनका गवैया दल, गवैया मतलब गाने वालों का जो ग्रुप होता है, जो उनकी पार्टी होती है, जहां जाता है उसे पूरा सम्मान मिलता है, उनको इज्जत दी जाती है। किंतु वहां के गवैयों पर एक आफत भी है, एक मुसीबत भी है। मीनिंग लिख लो, गाने वालों का समूह, को समूह नहीं, का समूह। गवैया दल मतलब गाने वालों का समूह, और गाने वालों पे आफत मतलब मुसीबत। क्यों ऐसा भाई? कि जो गाने आते हैं उनको इज्जत बहुत मिलती है, लेकिन उनके लिए एक मुसीबत भी होती है। क्या? कहते हैं किंवदंती है। किंवदंती मतलब कहावतों में है ऐसा, लोगों द्वारा कहा गया है पुराने समय में कि जो सबसे अच्छा गाता था राजा उसकी आंखें निकलवा लेता था। जैसे हम सुनते हैं ना कि जब ताजमहल बनवाया गया, तो ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा लिए गए थे। ठीक ऐसे ही राजा उनकी आंखें निकलवा लेता। अच्छा, जो आंखें निकलवा लेता उसके पीछे भी एक उनका कारण होता था, बड़ा फनी होता था। क्या? कि राजा उसकी आंखें इसलिए निकलवा लेता था जिससे गवैया राज्य छोड़कर दूसरे देश को न चला जाए। क्योंकि पहले क्या होता था, जो अच्छा गाता था तो वो अच्छा पैसा मांगता था, और अगर एक जगह पे नहीं मिला तो दूसरे जगह पे चले जाता था। समझे ना? इसलिए जो है राजा उसकी आंख उड़वा देता था। हर पूर्वी देश का एक न एक बाजा मशहूर है। जो पूर्वी देश है, जो यूरोप के देश हैं, उनका एक न एक इंस्ट्रूमेंट बड़ा मशहूर है। और जिस प्रकार भारत में वीणा
प्रसिद्ध है। क्यों वीणा प्रसिद्ध है? क्योंकि ये सरस्वती माँ का वाद्य यंत्र माना जाता है, और ऐसा भी माना जाता है कि इसी से सामवेद, जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, उसमें जो सामवेद है उसे संगीत का वेद कहा जाता है। और वो सामवेद की उत्पत्ति, उसका जन्म, उसकी रचना, उसका क्रिएशन माँ सरस्वती की वीणा से ही हुआ है। तो इसे भारत का राष्ट्रीय बाजा समझा जा सकता है, माना नहीं जा सकता, समझ सकते हैं। चीन के ऐसे बाजे का नाम राजा है। चीन में ऐसे ही जो वीणा है ना, वैसे वहां पर भी एक बाजा है, लेकिन उसको राजा कहते हैं। एक काठ का तख्ता लटका रहता है। काठ का मतलब लकड़ी का, वुड का। तख्ता मतलब एक टुकड़ा लटका रहता है, जिस पर 16 पत्थर के टुकड़े 2 पंक्तियों में सजाए रहते हैं। 16 पत्थर के टुकड़े सजा कर रखे जाते हैं, जिन पर एक काठ की मुंगरी, मतलब एक मोटी सी लकड़ी, मुंगरी मतलब एक गोल आकार की मोटी सी लकड़ी से हल्के हल्के मारकर, धीरे धीरे इसको ठोक कर नाना तरह के स्वर निकालते हैं। उन पत्थरों के बीच बीच में वो ऐसा चोट करके अलग अलग स्वर निकालते हैं। बर्मा में, बर्मा एक देश है, बर्मा जिसको कहते हैं, बर्मा में एक तरह की ढोल तरंग बनाई जाती है। ढोल तरंग, हाँ, मतलब उनके अलग अलग वेव्स निकलते हैं, अलग अलग तरंगे निकलती हैं। भिन्न भिन्न आकार के 21 ढोलों को, एक 21 मतलब 21 टाइप के ढोल, अलग अलग प्रकार के ढोल अर्धवृत्ताकार में, अर्धवृत्ताकार मतलब सेमी सर्कल में रखते हैं, और बजाने वाला उसके बीच में बैठकर या खड़े होकर उन्हें बजाता है। जापानी लोग बांस के पोपले, जापान के लोग क्या करते हैं, बांस जो होता है, बैम्बू जो होता है, उसका पोपला मतलब उसका पाइप ले लेते हैं, और टुकड़ों को क्रम से रखकर उन्हें पीट कर एक प्रकार की दिलचस्प स्वर तरंग निकालते हैं। अच्छा, ये जो एंगलोंग कहते हैं ना उसको, वहां की भाषा में, इसको ऐसे नहीं पीटते हैं। वो बांस की पाइपों में थोड़ा थोड़ा पानी भरा जाता है, थोड़ा एक में कम, एक में ज्यादा, एक में और ज्यादा, एक में और ज्यादा, ऐसे। और फिर जब उसको पीटते हैं ना, तो सब में से सरगम के सातों स्वर निकाले जाते हैं। इस तरह से जैसे हमारे यहाँ जल तरंग बनाया जाता है ना, कटोरी में पानी भर के उनको लकड़ी से बजाया जाता है, वैसे वो बाम्बू में जो है थोड़ा थोड़ा पानी भर के बजाते हैं। उसको एंगलोंग कहते हैं। जापान में भारत के ही समान तार के संयोग से, तार लगाते हैं ना वीणा में, गिटार में तार पतला सा रहता है, उसी से बजता है, बेंजो में लगाते हैं, तो तार के संयोग से, संयोग से मतलब जुड़ने से बने बाजों की भी बड़ी कदर है, बहुत सम्मान है। सितार, सारंगी, वीणा, ऐसे बहुत से तार वाले बाजे वहां हैं जिनको बजाया जाता है। निशांत सर, यस सर। सर कितने बजे तक है? 45 तक है? 5:40 तक है। ओह ठीक, थैंक यू। हाँ, मीनिंग लिख लो। पोपले का मतलब खोखला होता है, पाइप रहता है, खोला, खोखला ही रहता है, और बड़ी कदर है। कदर मतलब इज्जत है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है। इतने सारे सोचो इंस्ट्रूमेंट अलग अलग देशों में बनाए जाते हैं, उनकी अपनी अलग अलग पहचान है। अगर हम जानने की कोशिश करें तो कितनी सारी नई चीजें हमको सीखने को मिल जाएंगी। और लेखक, सोचो आश्चर्य की बात क्या है पता है, ये पाठ तो तब लिखा गया है जब गूगल नहीं था, जब गूगल बना भी नहीं था, तब हमारे देश के लेखकों, साहित्यकारों ने इतनी खोज करके इतनी सारी चीजों को लिखा। क्योंकि उस समय के लिए कितनी कीमती चीजें थी कि इनको कैसे पता कि जापान में कौन सी चीजें यूज करते हैं, अफ्रीका में कौन सी चीज यूज करते हैं, इंग्लैंड में कौन से वाद्य यंत्र यूज करते हैं, कैसे पता होगा? आज तो हम घर बैठे आराम से गूगल से सर्च करके देख लेते हैं। आगे, उत्तरी अमेरिका,
नॉर्थ अमेरिका के रेडस्किन रेड स्किन जिसको बोलते हैं, रेड स्किन जाति के मस्त गवैये होते हैं। मतलब ये जाति ही अपने आप में एक पहचान है, जिसमें गायक बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। गवैये मतलब गाने वाले, मस्त मतलब अच्छे अच्छे गाने वाले, मत वाले, मस्ती में गाने वाले। उनके पास केवल 3 ही बाजे होते हैं, ढोल, पिपही और झुनझुना। पहले हमारे देश के अंदर भी इनका ही उपयोग ज्यादा होता था। शादी विवाह में ढोल, पिपही और झुनझुना ही बजता था, किंतु इन्हीं के सहारे वे बड़े मजे ले गा लेते हैं, मजे में गाते हैं। अमेरिका के कुछ आदि निवासी मतलब आदिवासी एक विचित्र ढंग के ढोल का प्रयोग करते हैं, बड़ा अलग होता है। एक छोटे से ढोल में पानी रख देते हैं, ध्यान देना, ढोल के अंदर पानी रख देते हैं। फिर अपने स्वर के अनुसार बनाने के लिए गवैये बार बार उसके पानी को कम या बेशी करते हैं। कम मतलब कम, बेशी मतलब ज्यादा, बेशी करते हैं। मतलब कम ज्यादा करते रहते हैं गाने वाले के हाई लो नोट के हिसाब से। अगर कोई बहुत हाई नोट पे गा रहा है तो उसको थोड़ा कम कर देंगे जिससे उसकी आवाज उसकी मिल सके, और कोई लो नोट पे गा रहा है तो उसको हाई कर देंगे जिससे आवाज पतली हो जाए और उसके साथ मैच करे। इस तरह से कुछ न कुछ नया प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। इसके आगे टिक मार्क कर लो, यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। यहाँ से कुछ बातें तो खूब ही विचित्र होते हैं, टिक मार्क